हेलो दोस्तों, आज हम गैप फिलिंग समझेंगे। गैप फिलिंग अक्सर आप 7th 8th 9th 10th और कॉलेज लेवल पर आप ज़्यादा देखेंगे। 11th 12th में ये नहीं आता। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको एग्जाम में पैराग्राफ मिलेगा आपको उसे चेक करना है कि क्या वो फ्यूचर में चल रहा है पैराग्राफ, उसका जो सेंस है या वो जो भी उसमें बातें लिखी हैं उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है या स्टोरी निकल के जो भी कुछ आ रहा है उस पैराग्राफ के अंदर, वो किस सेंस में चल रहा है। क्या वो फ्यूचर में चल रहा है, क्या वो पास्ट में चल रहा है, क्या वो प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में होगा तो आपको ध्यान देना है कि भाई उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, आर, हैज़, हैव, ये सब लगेंगे। अगर पास्ट होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, ठीक है, हैड, ये सब यूज़ होंगे। हैड बीन यूज़ हो सकता है। ऐसी फ्यूचर है तो भाई विल, शैल, विल बी, शैल बी, ये सब यूज़ होगा। विल हैव, शैल हैव, ये सब यूज़ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर वर्ब कौन सी आने वाली है भाई, अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब टेंस की आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इसको आसानी से कर पाएंगे। बेसिकली इसको पूछने का स्टूडेंट से ये मकसद होता है एग्जामिनर का कि भाई उसकी ग्रामर पे कितनी कमांड है, कितनी अच्छी उसकी ग्रामर है। जैसे इसमें आर्टिकल यानी ए एन दी कैसे यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ के हिसाब से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। वर्ब कौन सी लगेगी तो वो टेंस के हिसाब से आपको समझ होनी चाहिए भाई उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी या फोर्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके अलावा प्रपोजिशन है, उसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस है जैसे हु, विच, दैट वगैरह कैसे यूज़ होते हैं। और इनको कंजक्शन के रूप में भी यूज़ करते हैं, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हुज वगैरह ये सब। उसके बाद आप जैसे दीज, दोज, मच, मैनी, लेस, फ्यू, ए लिटिल, ये सब भी कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं आपको पता होना चाहिए। डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन सब के भी हमको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप गैप फिलिंग को अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फिल इन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो भी उचित ऑप्शन लगेगा आपको उसको आपको चुनना है फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो आइए पैराग्राफ समझते हैं। तो लिखा हुआ है द स्कूल डिसाइडेड, भाई स्कूल ने डिसाइड किया, सेकेंड फॉर्म लगी है। भाई स्कूल ने डिसाइड किया, निश्चय किया। विड्रॉ द फैसिलिटी ऑफ, यानी स्कूल ने निश्चय किया विड्रॉ द फैसिलिटी ऑफ। तो आप ध्यान दें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है डिसाइड, और यहाँ पे विड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है। विड्रॉ जो है एक वर्ब है। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना या फिर वापस ले लेना, भी इसका मतलब होता है। अब इसकी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पे अपॉन, सेकंड पे टू, थर्ड में फोर और फोर्थ में ऑन। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे डिसाइडेड सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और उसके बाद ठीक फिर एक और वर्ब आ रही है, यानी एक ये भी वर्ब है और एक ये भी वर्ब है। तो जब भी दो वर्ब एक साथ आती हैं तो बीच में क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू होता है। और उस टू का मतलब जो है, उसका मतलब हिंदी में निकलता है ना या ने या फिर ने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कूल ने डिसाइडेड किया, स्कूल ने निश्चय किया टू विड्रॉ यानी वापस लेने का, द फैसिलिटी ऑफ यानी सुविधा, किस चीज़ की वापस लेने की वो सोच रहे हैं स्कूल वाले। एडिशनल अतिरिक्त, आंसर शीट, ड्यूरिंग टू कट, ड्यूरिंग टू कट ऑन एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे द फैसिलिटी ऑफ और फिर ऑप्शन दे रखी है बी में गिव, और सेकंड है गिव्स, थर्ड है गिव और फोर्थ है गिविंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब भी प्रपोजिशन टू है तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे टू था, हमने यूज़ किया तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगा हुआ है ना, विड्रॉ। लेकिन यहाँ पे आप देखो ऑफ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ऑफ के बाद या जितनी भी अदर प्रपोजिशन है उनके साथ अगर वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी के साथ आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे यानी गिविंग लिखेंगे। तो आप इसका सेंस भी समझें कि उस स्कूल ने निश्चय किया टू विड्रॉ यानी वापस लेने का, द फैसिलिटी ऑफ यानी सुविधा, ऑफ गिविंग यानी देने की, एडिशनल आंसर शीट्स अतिरिक्त अलग से आंसर शीट, ड्यूरिंग के दौरान, टू कट ऑन एक्सपेंसेस यानी खर्चों पर। तो टू कट, अब सी में आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन, फिर लिखा हुआ है अपॉन, फिर लिखा हुआ है डाउन, फिर अप। तो अगर हम यहाँ पे कट अप लिखें तो कट अप का मतलब होता है काट देना, ही इसका मतलब होता है, और कट ऑन का मतलब भी काट देना होता है, लेकिन कट डाउन का मतलब होता है कम करना। तो भाई अलग से आंसर शीट देने का जो स्कूल ने सोचा था कि भाई जो अलग से हम देते हैं आंसर शीट बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो हम कट डाउन कर देते हैं यानी कम कर देते हैं, टू कट डाउन। तो हम डाउन के साथ जाएंगे, भाई कम कर देते हैं ऑन एक्सपेंसेस यानी खर्चे पे फिर कमी हो जाएगी, जो स्कूल का खर्चा लगता है, सरकार का जो खर्चा लगता है वो कम हो जाएगा। तो ये स्कूल ने निश्चय किया, तो हम इसमें डाउन के साथ जाएंगे, कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट है मैनी स्टूडेंट्स, कई जो बच्चे हैं, फॉर एडिशनल शीट्स। तो कई बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, आस्क फॉर यानी मांगते हैं, आस्क फॉर यानी मांगते हैं। अगर आस्किंग के साथ जाओगे तो भाई आस्किंग अगर यहाँ पे लिख भी दो तो बीच में फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर फिर ये कॉन्टिन्यूस बन जाता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो भाई ज़ेमार होना चाहिए था, पास्ट है तो वॉज वर होना चाहिए था, फ्यूचर है तो विल भी होना चाहिए, तो वो है नहीं, तो यानी आईएनजी तो लगना नहीं है। ठीक है, और आस्क्ड अगर लगा देंगे तो ये फिर पास्ट सेंस चला जाएगा, जबकि ये पास्ट सेंस चल नहीं रहा है, प्रेजेंट सेंस ही चल रहा है। ठीक है, कि भाई उन्होंने निश्चय किया है यानी। नेक्स्ट है आस्क, तो यहाँ पे जब आस्क तब लग सकता है, एस तब लग सकता है जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और सिंगुलर की बात हो। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैनी है, मैनी स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे आस्क भी नहीं लग सकता। तो हम फर्स्ट के साथ जाएंगे, तो हम लिखेंगे आस्क यानी मैनी स्टूडेंट्स आस्क फॉर यानी मांगते हैं एडिशनल सीट्स, एडिशनल शीट्स अलग से शीट्स, बिकॉज दे फील क्योंकि वो महसूस करते हैं, बाय राइटिंग लिख कर, मोर ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा सोचते हैं कि भाई दे कैन स्कोर वो स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। तो क्या वो ऐसा सोचते हैं, जब बच्चे ज़्यादा शीट लेते तो वो ऐसा तो कभी भी नहीं सोचते कि भाई हम लेस मार्क्स लें, कम मार्क्स लें। हमेशा वो क्या सोचते हैं, मोर मार्क्स के लिए ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरेंगे, शीट्स भरेंगे तो हमें मोर मार्क्स आएंगे। तो हम यहाँ पे थर्ड के साथ जाएंगे और यहाँ पे शो करेंगे मोर मार्क्स। तो आशा है आपको गैप फिलिंग को करने का कुछ हद तक तरीका आया होगा, और बेसिकली ये वही स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं जिनकी ग्रामर और जो थोड़ा प्रैक्टिस में रहते हैं, या उन्होंने अपने प्राइमरी लेवल पे या 6th 7th 8th 9th तक ठीक ठाक इस पे प्रैक्टिस करी हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाते हैं। नहीं तो फिर ये तुक्के में ही जाती हैं बातें, और कुछ सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए और थोड़ी बहुत ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर भी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी गैप फिलिंग के काफ़ी हद तक आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं बिना किसी की मदद से, यानी बिना किसी टीचर की मदद से। ओके फ्रेंड्स, आशा है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। और मेरी वीडियोस देखने के लिए जैसे आप आर्टिकल है, स्पीच, डिबेट और रिपोर्ट, नोटिस, ये सब आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हैं। और किसी को अगर टेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके, किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इंग्लिश के, ग्रामर के, वो नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, एडिटिंग मिल जाएगा, लेटर्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी कुछ है जिससे आप राइटिंग सेक्शन, जो बी सेक्शन है जो एग्ज़ाम में आता है, वो काफ़ी हद तक कर सकते हैं। और कुछ आइडियाज़ मेरी वीडियो से लेके अदर वीडियोज़ जो अदर यूट्यूबर्स की हैं, तो आप कुछ मदद लेकर से, और उसमें मदद लेकर के आप अच्छे से उसको अपने हिसाब से उसमें कुछ माइनस प्लस करके और ठीक ठाक अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।